Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमारा चैप्टर चल रहा है जर्नल। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। हमने पढ़ा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंट एंड टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। मैंने आपको पढ़ाया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज लिंक्ड विद द वॉल्यूम ऑफ गुड्स परचेज्ड और सोल्ड। अगर गुड्स का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ट्रेड डिस्काउंट, जितनी ज्यादा क्वांटिटी में हम गुड्स परचेज करेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे, उतना ही हायर रेट से हमें ट्रेड डिस्काउंट रिसीव होगा। बट ट्रेड डिस्काउंट विल नेवर बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट या ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट वो हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट कैश मेमो या इनवॉइस के टोटल अमाउंट में से क्या करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। दैट इज व्हाई वी विल पास द एंट्री विद द नेट अमाउंट ऑफ द कैश मेमो और इनवॉइस वैल्यू। क्लियर? फिर मैंने आपको पढ़ाया था कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर टू द परचेजर at the time when the payment is made by the purchaser promptly or within a specified period। मान लो परचेजर ने 1 जनवरी 21 को गुड्स परचेज किए, 3 महीने का हमने उसको क्रेडिट पीरियड दिया, तो 3 महीने कब कंप्लीट होंगे? मुझे बताओ कब कंप्लीट होंगे? 1 अप्रैल को। बोलो। यस सर। 1 अप्रैल को कंप्लीट होंगे 3 मंथ्स। सर अप्रैल कहां से आ गया? अरे मैंने 1 अप्रैल लिखा है, डेट भी देख लो, मैंने अप्रैल एंड नहीं लिखा। 1 अप्रैल को 3 मंथ्स कंप्लीट होंगे। अब मान लो ये जो परचेजर है, मान लो सेलर तो है ए और परचेजर है बी। ये परचेजर है और ये सेलर है। ये जो परचेजर है ये कहता है भाई 1 अप्रैल को तो ठीक है, मेरे को 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड मिला है। मान लो ये 1 फेब को ही पेमेंट करने के लिए रेडी हो जाए, तो बताओ कितने टाइम पहले पेमेंट कर रहा है? 2 मंथ्स पहले पेमेंट कर रहा है। तो नो डाउट ही विल डिमांड द बेनिफिट्स फॉर मेकिंग द पेमेंट प्रॉम्प्टली। तो सेलर परचेजर को क्या देगा? डिस्काउंट देगा। और परचेजर सेलर से क्या रिसीव करेगा? सिंपल सी बात, डिस्काउंट रिसीव करेगा। तो ये तो डिस्काउंट अलाउ करेगा, सेलर तो डिस्काउंट अलाउ करेगा, तो सेलर के लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। और परचेजर क्या करेगा? ये डिस्काउंट रिसीव करेगा, तो परचेजर के लिए क्या होगा? इनकम। बोले क्लियर है? यस सर। तो कैश डिस्काउंट इज लिंक्ड विद द पेमेंट एंड नॉट विद द क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज्ड और सोल्ड। दैट इज व्हाई कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर क्यों ऐसा? क्यों कैश डिस्काउंट तो रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक्स में और ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं कर रहे? क्योंकि कैश डिस्काउंट हम कैश मेमो या इनवॉइस के टोटल अमाउंट में से डिडक्ट नहीं करते। भाई बेटा जब पेमेंट होगा तभी तो आप डिस्काउंट दोगे। अगर पेमेंट प्रॉम्प्टली हुआ ही नहीं तो क्या हम डिस्काउंट देंगे? आंसर इज नो। अगर बी ने 1 अप्रैल 21 को पेमेंट किया या उसके बाद पेमेंट किया तो नो डिस्काउंट विल बी अलाउड बाय ए टू बी। उस केस में ए बी को कोई डिस्काउंट नहीं देगा। कौन सा डिस्काउंट नहीं देगा? कैश डिस्काउंट नहीं देगा। ट्रेड डिस्काउंट तो एट द टाइम ऑफ परचेज ही ए ने रिसीव कर लिया होगा बी से, अगर उसने बल्क में क्वांटिटी परचेज की होंगी तो। क्लियर? यस सर। उसके बाद मैंने आपको छोटा सा होमवर्क दिया था। मैंने आपको बोला था कि बेटा ये पढ़ के आना, एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड एडवांटेजेस ऑफ कैश डिस्काउंट। सबने पढ़ा? यस सर। अदर स्टूडेंट्स, केवल एक ही बच्ची ने पढ़ा है क्या? सबकी तरफ से पढ़ लेती है बच्ची? हाँ जी, अदर स्टूडेंट्स। यस सर। जिन्होंने, अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा तो आज पढ़ोगे। सर क्यों आप नहीं पढ़ाओगे? नहीं, इसमें क्या पढ़ाऊंगा मैं? आपको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट बल्क परचेजेस जब होती हैं तब अलाउ किया जाता है।
और कैश डिस्काउंट पेमेंट से लिंक्ड होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट का होलसेलर और रिटेलर को क्या बेनिफिट्स होंगे, और कैश डिस्काउंट के सेलर और बायर को क्या बेनिफिट्स होंगे। सेलर को क्या बेनिफिट होगा, उसको बिफोर टाइम पेमेंट रिसीव हो जाएगा, पेमेंट उसको जल्दी रिसीव हो जाएगा। जबकि बायर को क्या फायदा होगा, बोलो बोलो, बायर को क्या फायदा होगा, प्रॉफिट। एक तो उसको और कुछ मिलेगा डिस्काउंट उसको। और रिसीव हो जाएगा। भाई अगर उसने बल्क में गुड्स परचेज किए थे तो एक तो उसको ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हुआ था, और फिर उसको कुछ कैश डिस्काउंट भी रिसीव हो जाएगा अगर वो प्रॉम्प्टली पेमेंट कर देता है तो वो। तो बेटा जितना उसको एट द टाइम ऑफ परचेजेस बेनिफिट्स होंगे, आगे वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रख के भी गुड सेल करता है तो भी वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करने की सिचुएशन में, कैपेसिटी में होगा। बोलो क्लियर है। यस सर। अगर बायर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में पेमेंट करता है तो मुझे बताओ, एक ऐसा पर्सन जो अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट स्पेसिफाइड गिवन टाइम पीरियड में कर देता है, ऐसे पर्सन की मार्केट में क्रेडिट वर्दीनेस यानी उसकी एबिलिटी टू मेक द पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज वो क्या होती है, बढ़िया होती है। तो उसकी मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन बिल्डअप होती है, यानी ऐसे पर्सन की गुडविल, ब्रांड इमेज मार्केट में अच्छी होती है। बोलो क्लियर है। यस सर। अब Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिबेट। मैंने आप लोगों को डिस्काउंट पढ़ा दिया, आज हम पढ़ेंगे रिबेट। सर रिबेट क्या होता है, व्हाट इज रिबेट। रिबेट इज ऑल्सो एन अलाउंस, रिबेट इज ऑल्सो एन अलाउंस विच इज allowed by the seller to the buyer, but only for those reasons, but only for those reasons which are not similar to the reasons in case of trade discount and cash discount. ट्रेड डिस्काउंट लिंक होता है बल्क क्वांटिटी में गुड्स परचेज या सेल करने से, और कैश डिस्काउंट लिंक होता है विद द पेमेंट। अगर पेमेंट प्रॉम्प्टली किया जाए या स्पेसिफाइड गिवन टाइम पीरियड में किया जाए तो कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं। तो सर रिबेट किस केस में अलाउ करेंगे। देखो बेटा, जयपुर में हम बैठे हैं सेलर, और जो हमारा बायर है वो है ब्यावर में। हमने जयपुर से गुड्स ट्रांसपोर्ट में लगाए, अगर रास्ते में इस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और कुछ गुड्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए, कुछ गुड्स टूट फूट गए, पूरे खराब नहीं हुए, थोड़े से हल्के से टूट फूट गए, तो मुझे बताओ जो टूटा फूटा माल है क्या वो बायर के किसी काम का है, बोलो। सर। नो सर। क्या वो हमारे कुछ काम आएगा, नो क्या सर। वो हमारे कुछ काम आएगा, आंसर इज नो, हमारे भी कुछ काम नहीं आएगा। तो उस केस में बायर क्या उन गुड्स के लिए कुछ पे करेगा, आंसर इज नो। तो सेलर क्या करेगा, मान लो उसने 1 लाख के गुड्स भेजे थे और बायर तक पहुंचते पहुंचते केवल 90,000 की वैल्यू के ही गुड्स ठीक रहे, बाकी 10,000 के गुड्स या तो डिस्ट्रॉय हो गए, या फिर वो जिस स्टैंडर्ड के गुड्स बायर ने ऑर्डर किए थे, जिस स्पेसिफिकेशन के गुड्स बायर ने ऑर्डर किए थे, गुड्स उस स्पेसिफिकेशन के नहीं हुए, उस स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं हुए, तो उस केस में सेलर को कुछ डिडक्शंस करने पड़ेंगे फ्रॉम द इनवॉइस वैल्यू टू द बायर। यानी सेलर क्या करेगा कि भाई ठीक है 10,000 के गुड्स स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं थे, चलो ठीक है 90,000 आप पे कर देना, 10,000 इग्नोर कर दो। तो ये क्या हमने दी, ये हमने यानी सेलर ने क्या दी, रिबेट अलाउ की, किसको, बायर को। बोलो समझ में आया। यस सर। यस सर। सर और कोई भी रीजन हो सकता है क्या, बेटा एक बात तो मैंने तुम्हें बता दी कि अगर गुड्स जिस स्पेसिफिकेशन के बायर ने डिमांड किए थे, अगर उस स्पेसिफिकेशन के गुड्स नहीं हैं तो बायर विल डिमांड रिबेट्स। और कुछ केसेस में तो ऐसा होगा, अगर वो लेसर स्टैंडर्ड के अगर गुड्स बायर के किसी काम के ही नहीं है, वो कहते हैं भाई मुझे तो उसी स्टैंडर्ड के गुड्स चाहिए जो मैंने आपको ऑर्डर किए थे, जो आपने मुझे सैंपल में दिखाए थे, उससे लोअर स्टैंडर्ड के गुड्स हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो उस केस में तो बायर पूरा का पूरा गुड्स सेलर को वापस कर देगा कि भाई मेरे काम के ही नहीं है, आप लोअर स्टैंडर्ड के गुड्स भेज रहे हो, हमारे काम ही नहीं आएंगे वो।
क्यों? हमें आगे सेल आउट करने हैं, तो जिस पार्टी ने हमें ऑर्डर दिया है वो इस लोअर स्टैंडर्ड के गुड्स एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो कुछ सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि बायर पूरा का पूरा लॉट वापस रिटर्न कर दे कि भाई हमारे काम का नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर बायर कहता है कि चलो ठीक है, थोड़े लोअर स्टैंडर्ड के गुड्स हैं, हम चला लेंगे काम, लेकिन इतना पेमेंट नहीं करेंगे, हमने हाई स्टैंडर्ड के गुड्स के, हायर लेवल के स्टैंडर्ड के गुड्स के वैल्यू डिसाइड की थी, परचेज प्राइस डिसाइड की थी 1 लाख रुपए। अगर आप लोअर स्टैंडर्ड की क्वालिटी, लोअर क्वालिटी के गुड्स अगर हमें आप सेंड कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ आपको हमें डिडक्शंस देने पड़ेंगे, अलाउंस देने पड़ेंगे। तो ये जो 10,000 का अलाउंस दिया, ये कहलाएगा रिबेट, ठीक है। इसके अलावा अगर सेलर ने बायर को इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स भेज दिए, इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स भेज दिए, तो भी रिबेट अलाउ करेगा सेलर बायर को। बोलो क्लियर है? यस सर। तो सर एक बात बताओ, क्या ये जो रिबेट है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा क्या? देखो बेटा, जनरली तो रिबेट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, जस्ट लाइक ट्रेड डिस्काउंट। रीजन वही है कि जो रिबेट का अमाउंट है वो कैश मेमो या इनवॉइस की जो टोटल वैल्यू होती है उसमें से डिडक्ट कर दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है भाई, जयपुर से हमने, हमारा ट्रक यहां से निकला, जा रहा है, और जैसे ही हमारे फैक्ट्री गेट से ये ट्रक बाहर निकला, हमने सेल की एंट्री पास कर दी। ये परचेजर था ए, ये सेलर था बी, हम थे सेलर, हमने एंट्री पास कर दी, ए डेबिट कितना 1 लाख रुपीज टू सेल्स अकाउंट। हम ऑलरेडी एंट्री पास कर चुके हैं बुक्स के अंदर, इसने एंट्री पास कर ली, जब गुड्स इसके पास आए इसने भी एंट्री पास कर ली, परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए टू बी 1 लाख रुपए, क्रेडिट परचेज था, क्रेडिट सेल था, दोनों ने एंट्री पास कर ली अपनी बुक्स के अंदर। मुझे बताओ अब क्या इसमें से अलाउंस का अमाउंट एडजस्ट हुआ क्या? 1 लाख रुपए तो टोटल कॉस्ट थी, इसमें से जो रिबेट का अमाउंट था वो तो डिडक्ट ही नहीं हुआ। तो नॉर्मली द अमाउंट ऑफ रिबेट इज ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जस्ट लाइक ट्रेड डिस्काउंट। बट if the entry for the sale and purchase have been recorded in the books of seller and buyer respectively, earlier वो पहले रिकॉर्ड हो चुकी है सेलर और बायर की बुक्स में, in such a case entry for rebate will be recorded in the books of accounts। सर किसकी बुक्स में? दोनों की बुक्स में रिकॉर्ड होंगी, उस केस में दोनों की ही बुक्स में रिबेट की एंट्री पास होगी। सर रिबेट की एंट्री क्या करेंगे इसमें? मुझे बताओ, रिबेट कितने का दिया? 10,000 रुपीज का दिया ना? यस सर। 10,000 का दिया। ये पहली एंट्री हम पास कर चुके परचेज और सेल की, परचेजर ने अपनी बुक्स में पास कर ली, सेलर ने अपनी बुक्स में पास कर ली। अब जो सेलर है जब वो रिबेट अलाउ करेगा ना, तो रिबेट अलाउ करेगा तो सेलर के लिए क्या है? एक्सपेंस है ना। रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज। सर ऐसा करो ना, ये 1,10,000 एक जैसे लगते हैं हमें, कुछ डिफरेंट अमाउंट ले लो। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं भाई। इसको मैं कर देता हूं 15,000, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 85,000, ठीक है। तो रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट 15,000। बताओ क्या करूंगा? सर आप कस्टमर अकाउंट क्रेडिट कर दो। कस्टमर कौन था? ए, तो यहां पर टू ए 15,000 रुपए। देखो पहले ए को हमने क्या बनाया? डेटर बनाया। ए अकाउंट डेबिट किया ना बेटा? यस सर। यस सर। कितने से डेटर बनाया? 1 लाख रुपए से। 1 लाख से। और फिर उसी के अकाउंट को हमने 15,000 से क्रेडिट कर दिया। तो बताओ ए के अकाउंट में पहले डेबिट हुए 1 लाख, क्रेडिट हुए 15,000, तो नेट डेबिट कितने रह गए? 85,000। 85,000। यानी फ्यूचर में हम ए से केवल 85,000 रुपीज रिसीव करेंगे। क्लियर है?
यस सर। तो 2A, ए कौन है बच्चों? ए कौन है? ये है मतलब कि रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू ए, यानी टू कस्टमर अकाउंट, टू कस्टमर या परचेजर सर या डेटर अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे पार्टी नेम मुझे पता था, ऐसे मैंने लिख दिया 2A। अदरवाइज मैं अगर नॉर्मल आपका एग्जांपल बना के नहीं समझाता तो मैं क्या लिखता? रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट या टू परचेजर अकाउंट या टू डेटर अकाउंट। बोलो क्लियर है? यस सर। Yes, सर sir. ये परचेजर क्या एंट्री करेगा? बेटा परचेजर तो रिबेट रिसीव करेगा। और बी कौन था? बी इसका क्रेडिटर था, तो अब वो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट करेगा, यानी बी डेबिट 15,000 टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट। बी कौन है? बी है सेलर, सेलर बोल लो या फिर बोल लो सप्लायर या फिर बोल लो क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनसे गुड्स हम क्रेडिट बेसिस पे परचेज करते हैं। तो ये परचेज क्रेडिट बेसिस पे तो किया था, तो पहले क्रेडिटर का अकाउंट हमने क्रेडिट किया 1 लाख रुपीज से, फिर डेबिट कर दिया 15,000 से, यानी क्रेडिटर को हमें नेट कितना पे करना है? अब परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हम बी को नेट कितना पे करेंगे? सर पहले 1 लाख रुपए पे करना था, 15,000 हमने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, ओनली 85,000 रुपीज अब हम पे करेंगे। बोलो क्लियर? Yes, sir. तो बेटा ये था रिबेट। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। Yes, sir. किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट्स हैं तो पूछ सकते हो बच्चों, कोई डाउट्स है तो पूछो। No, sir. नो सर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। बेटा कई बार क्या होता है, सेम डेट के ऊपर, मान लो डेट है आपकी 15 अप्रैल 21, सेम डेट के ऊपर सेम ही नेचर की दो ट्रांजैक्शंस इनकर हो जाती हैं, दो ट्रांजैक्शंस ऑर्गेनाइजेशन में हो जाती हैं जिसमें एक अकाउंट कॉमन है। जैसे हमने मान लो सैलरी का पेमेंट किया 15 अप्रैल को, और 15 अप्रैल को ही हमने रेंट का पेमेंट किया। तो व्हेन द ट्रांजैक्शंस ऑफ सेम नेचर, व्हेन द ट्रांजैक्शंस ऑफ सेम नेचर involving one common account take place in the business organization on the same day, then compound journal entries will be passed instead of passing separate journal entries for those transactions। सेपरेट एंट्रीज क्या होंगी? मान लो हमने सैलरी का पेमेंट किया 20,000 रुपीज का, तो सेपरेट एंट्रीज क्या होंगी? आप लिखोगे सैलरी पेड अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। और हमने रेंट का पेमेंट किया था तो हम लिखेंगे रेंट पेड अकाउंट डेबिट। अच्छा मेरे पास कई बच्चों के मैसेजेस आए, सर अगर हम ये पेड ना लिखें तो सही है क्या? हाँ बेटा सही है, लेकिन फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि अकाउंट का बैलेंस क्या है। अगर डेबिट बैलेंस है तो वो एक्सपेंस है, और क्रेडिट बैलेंस है तो इनकम है। फिर आपको जो लेजर अकाउंट हम बनाएंगे, चैप्टर बाद में आएगा, वहां पे मैं आपको बताऊंगा, फिर हम अकाउंट का बैलेंस पढ़ के ही, देखकर ही हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये एक्सपेंस है या इनकम। हालांकि एंट्री देख के भी पता लगा सकते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट यानी एक्सपेंस है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स। ठीक है,
रेंट पेड अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। मुझे बताओ दोनों सेम नेचर की ट्रांजेक्शन है, यस और नो? Yes. हाँ सर, ये भी एक्सपेंस है और ये भी एक्सपेंस है, और दोनों ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट कॉमन है, दैट इज दिस वन, Cash account. ये कॉमन है, दोनों सेम डेट पे ही हो रही है। तो सर Yes, sir. फिर हम कब, अब मुझे बताओ तुम दो एंट्री पास करोगे और उनकी अलग अलग नरेशन लिखोगे, इसकी भी नरेशन, इसकी भी नरेशन। तो इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम, instead of passing two separate journal entries, you can pass one single journal entry which is known as compound journal entry. अब compound entry क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट या सैलरी पेड अकाउंट डेबिट 20,000, रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 30,000। बेटा कैश अकाउंट यहां पर क्रेडिट हुआ 20,000, यहां पर क्रेडिट हुआ 10,000, टोटल मैंने क्रेडिट कर दिया 30,000। सैलरी अकाउंट डेबिट किया था, ये देखो डेबिट किया था, यहाँ पर भी रेंट अकाउंट डेबिट किया था, ये डेबिट कर रखा है यहाँ पर, और कैश अकाउंट क्रेडिट करना 30,000 से, हमने 30,000 से क्रेडिट कर दिया। तो इसको बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। सर कितने तरीके से पास की जा सकती है कंपाउंड जर्नल एंट्री? बेटा तीन तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, जब when two or more accounts are debited and only one account is credited, जैसे like this, salary account debit, rent account debit to cash account. When two or more accounts are credited and only one account is debited, जैसे आपने रिसीव किया कमीशन, हमने रिसीव किया इंटरेस्ट ऑन द सेम डे, तो मुझे बताओ कैश अकाउंट डेबिट कर दूंगा टोटल अमाउंट से, कमीशन रिसीव से भी प्लस इंटरेस्ट रिसीव से भी। मान लो कमीशन रिसीव हुआ 5,000 रुपीज और इंटरेस्ट रिसीव हुआ 7,000 रुपीज, तो टोटल कैश कितना रिसीव हुआ बताओ? 12,000 रुपीज। 5,000. तो मैं कैश अकाउंट डेबिट कर दूंगा 12,000 टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 5,000 और टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 7,000। ये भी कंपाउंड एंट्री हो गई। और सर और भी होता है क्या कोई तरीका? हाँ, तीसरा तरीका ये है कि व्हेन टू और मोर अकाउंट्स आर डेबिटेड एंड टू और मोर अकाउंट्स आर क्रेडिटेड। सर ये कब होगा? ये बेटा होगा ओपनिंग एंट्री के केस में। ओपनिंग एंट्री के केस में। सर ओपनिंग एंट्री क्या होती है? तुम लोग क्वेरीज बहुत करते हो और मुझे बड़ी खुशी होती है तुम क्वेरीज करते हो। अरे क्या हो गया इसका? केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूं। ओपनिंग एंट्री देखो बेटा, हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल बी लास्ट लॉन्ग, यानी ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर अ अनफोर्सिएबल टाइम इन द फ्यूचर। यही पढ़ाया था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में। Yes, sir. हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लास्ट ईयर भी चल रहा था। लास्ट ईयर कौन सा था? 2019-20 में भी चल रहा था, और करंट ईयर है हमारा 2020-21। तो मुझे बताओ 31 मार्च 20 को जब हमने फाइनल अकाउंट्स बनाए तो बैलेंस शीट भी बनाई होगी, यस और नो? Yes, sir. तो बैलेंस शीट में एक तो आती है आपकी असेट्स और एक आती है आपकी लायबिलिटीज। तो डिफरेंट असेट्स और डिफरेंट लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में, और आमने सामने टोटल इक्वल होता है, यानी टोटल ऑफ असेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटीज। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 1920, ये नेक्स्ट ईयर के क्या बन जाएंगे? ओपनिंग बैलेंसेस, यस और नो? ये नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंसेस बनेंगे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट होल्ड करो।
हाँ जी, तो जो लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस थे वो नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंसेस होंगे, यस और नो? यस सर। Yes, sir. सर ये बैलेंस शीट में जो आइटम्स आते हैं ये कौन से नेचर के अकाउंट्स होते हैं? मैंने तुम्हें बताया था कि जो नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स होते हैं उनको तो हम क्लोज कर देते हैं ईयर एंड में, और केवल पर्सनल, अगर नहीं बताया था तो सुन लो, केवल पर्सनल और रियल नेचर के जो अकाउंट्स होते हैं उनके बैलेंसेस जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। ध्यान रखना, शायद मैंने नहीं बताया था, आज पहली बार बता रहा हूं। पर्सनल और रियल नेचर के जो अकाउंट्स होते हैं वो बैलेंस शीट में जाते हैं, और जो नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स होते हैं यानी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट्स एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स अकाउंट्स, उनके बैलेंसेस को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके उन अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाता है। क्लियर है? Yes, sir. तो जो Yes, sir. पर्सनल और रियल नेचर के जिन अकाउंट्स के बैलेंसेस आपके बैलेंस शीट में आए हैं ईयर एंड में, वो नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में क्या बन जाएंगे? ओपनिंग बैलेंसेस बन जाएंगे। इन बैलेंसेस के बेसिस पे नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट डेट को यानी अप्रैल 1 को एक एंट्री पास की जाती है, उसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। उसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। मान लो हमारे पास बिल्डिंग है 2 लाख रुपए की, फर्नीचर है 50,000 रुपए का, कैश पड़ा है 50,000 रुपीज का, कितना हो गया? 3 लाख रुपीज। और यहाँ पर कैपिटल है मान लो 2 लाख रुपए की, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज है 1 लाख रुपए की, तो 3 लाख रुपीज टोटल यहाँ आ गया। अब इसके बेसिस पे ओपनिंग एंट्री पास करेंगे, तो मैं लिखूंगा बेटा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितना लिखूंगा? 2 लाख रुपीज, ठीक है ना। उसके बाद फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज, टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज, और टू एक्सटर्नल लायबिलिटीज में मान लो ये क्रेडिटर्स हैं, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट 1 लाख रुपीज। देखो ये ओपनिंग एंट्री पास की हमने कब? 1 अप्रैल 2020 को, यानी नेक्स्ट ईयर के ऑन द वेरी फर्स्ट डेट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। बोलो समझ में आई ओपनिंग एंट्री? अब तुम चेक कर लो, ये जो 5 अकाउंट्स हैं बच्चों, तुम चेक कर सकते हो। देखो बिल्डिंग रियल नेचर का है, यस और नो? Yes, sir. फर्नीचर रियल नेचर का है, कैश रियल नेचर का है, कैपिटल पर्सनल नेचर का है, और क्रेडिटर्स भी पर्सनल नेचर का अकाउंट है। तो ध्यान रखना, बैलेंस शीट में कभी भी नॉमिनल नेचर का अकाउंट बैलेंस शीट में कभी भी शो नहीं किया जाएगा। बोलो क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो ये मैंने आज पढ़ाया आपको, एक तो रिबेट और एक पढ़ाया मैंने आपको कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। आओ बच्चों क्वेश्चन करें। अब हम बैक टू बैक क्वेश्चंस करेंगे जब तक कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आता। सर कितने क्वेश्चंस हैं? करते जाओ बच्चों। इलिस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर है आपका 9.14। इलिस्ट्रेशन नंबर है 4, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ नरेश एंड कंपनी। ऐसा करता हूं, तुम तो मुझे बताओगे नहीं, तुम्हें मैं जानता हूं। हाँ जी, इलिस्ट्रेशन नंबर 4, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ नरेश एंड कंपनी। तो नरेश एंड कंपनी का जर्नल बना लोगे? बोलो हेडिंग क्या दोगे सॉल्यूशन में? जर्नल ऑफ Narration.
नरेश एंड कंपनी। उसके बाद प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे। ठीक है, उसके बाद यहां लिखो 2018, क्योंकि हमारा ईयर है 2018। जून 1, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज। ठीक है ना। Yes, sir. पहली ट्रांजैक्शन है पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, अलाउ किसने किया, रिसीव किसने किया, बताओ। Allowed उसने किया, receive हमने किया, मतलब नेट से कंपनी ने। नरेश एंड कंपनी ने रिसीव किया, अलाउ किया है किसने, महेश ने। महेश। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, सर क्या, तुम देखो, हमने महेश को पे किया है। पे किसको करते हैं, क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं। और अगर हम प्रॉम्प्ट पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट हमें रिसीव होगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एंट्री पास करो। महेश को पेमेंट किया है तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट करोगे, महेश अकाउंट डेबिट। 2, पेमेंट कैश में किया है। हाँ सर और कैसे कर सकते हैं, अरे चेक से भी तो कर सकते हैं। तो 2 कैश अकाउंट और 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सर ये कैश डिस्काउंट है या ट्रेड, बेटा खुद सोचो। पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट से कौन सा लिंक्ड होता है, कैश डिस्काउंट। इसीलिए तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट मैंने क्रेडिट किया। ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं होगा। अब महेश को टोटल कितना पेमेंट करना था, 10,000। तो 9,600 प्लस 400, 10,000 पेमेंट करना था। हाँ सर। Yes, sir. 10,000 में से कितना पे किया, 9,600, और 400 हमने डिस्काउंट रिसीव कर लिया। बोलो समझ में आई एंट्री। यस Yes, सर। sir. नरेशन लिख लोगे या लिखवाऊं। सर लिख लेंगे। एंट्री नंबर नेक्स्ट, जून 4, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। हम बच्चों कैश किससे रिसीव करते हैं, कैश डेटर से रिसीव करते हैं, जिनको हमने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल किए थे। तो कैश कितना रिसीव किया अरुण से, 4,900। तो लिखो कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 4,900। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, सर रूल बताओ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट अलाउ किया, 100। और हमारा डेटर का नाम क्या था, अरुण, तो टू अरुण, या टू अरुण अकाउंट लिख दो, 5,000 रुपीज। बोलो समझ में आ गई क्या एंट्री। Yes, sir. नेक्स्ट एंट्री, गुड्स सोल्ड टू हरीश। हमने 30,000 रुपीज के गुड्स हरीश को सेल आउट किए हैं। हमने 30,000 रुपीज के गुड्स हरीश को सेल आउट किए हैं। क्या लिखा है क्या कैश बेसिस, नो सर। नहीं No, लिखा, sir. तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ना। Yes, sir. तो हम लिखेंगे हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, 30,000 रुपीज। बोलो समझ में आ गया। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट है आपका हरीश रिटर्न गुड्स। 2,000 के गुड्स हरीश ने रिटर्न कर दिए। सेल की थी हमने जून 10 को, और जून 12 को हरीश ने 2,000 के गुड्स हमें रिटर्न कर दिए। मुझे बोलो, मुझे बताओ ये कौन से रिटर्न है, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न। Sales. सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है बच्चों,
रिटर्न इनवर्ड्स। बेटा सिंपल सी बात है, गुड्स हमारे पास आ रहे हैं यानी फैक्ट्री के अंदर आ रहे हैं, रिटर्न इनवर्ड्स। तो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि इससे हमारी रिवेन्यू क्या होंगी, रिड्यूस होंगी। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2000। और जो हमारा डेटर है उसकी वैल्यू भी तो डाउन होगी। हरीश से पहले हम रिसीव करते 30,000, अब 2,000 कम रिसीव करेंगे, तो टू हरीश अकाउंट कितना, 2,000 रुपीज। ठीक है ना, क्लियर। यस सर। यस सर। अब जून 14 को ये कह रहा है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। सर ये फुल सेटलमेंट क्या है, मुझे बताओ। हरीश को गुड्स कितने सेल किए थे, 30,000 के, रिटर्न कितने कर दिए उसने, 2,000 के। तो हरीश से नेट कितना रिसीव करना था हमें, 28,000। अब वो कह रहा है कि 27,500 उसने हमें पे कर दिए और हमने ये मान लिया कि उसका अकाउंट फुल्ली सेटल हो गया, यानी 27,500 रिसीव करके ही हम सेटिस्फाइड हो गए। यानी कहने का मतलब क्या है, 500 रुपीज हमने हरीश को क्या दे दिया, डिस्काउंट। जहां ये बात लिखी हो ना फुल सेटलमेंट, यानी वहां पर हमने क्या दिया, डिस्काउंट। या तो डिस्काउंट अलाउ किया या डिस्काउंट रिसीव हुआ। डेटर के केस में डिस्काउंट अलाउड होगा और क्रेडिटर के केस में डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है। यस सर। तो यहाँ पे अब हम क्या एंट्री पास करेंगे, हरीश हमारा डेटा था ना, तो एंट्री पास करो कैश अकाउंट डेबिट, कितना, कैश अकाउंट डेबिट कितना लिखूंगा, 27,500। कैश तो 27,500 ही आए ना। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 और हरीश इज द गिवर, तो टू हरीश अकाउंट, या टू हरीश भी लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि पर्सनल नेचर का अकाउंट है, 28,000। बेटा अब देखो मजे की बात, पहले ये देखो मैं हरीश अकाउंट बनाता हूं। पहले हरीश डेबिट हुआ 30,000, फिर हरीश क्रेडिट हुआ 2,000 और फिर हरीश क्रेडिट हुआ 28,000। देखो 30,000 क्रेडिट और 30,000 डेबिट, हरीश अकाउंट क्या हो गया, क्लोज, खत्म हो गया हरीश अकाउंट। अब क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट है जून नंबर 20। सर इसकी नरेशन बता दीजिए एक बार। किसकी, इस वाले की इन फुल सेटलमेंट लिख सकते हैं कि इसमें भी डिस्काउंट अलाउड करके लिखना है। इस एंट्री में जून 14 की एंट्री में जी सर। इसकी नरेशन लिखेंगे, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। क्लियर। यस सर। सर अमाउंट भी लिखेंगे क्या, बेटा अमाउंट तो एंट्री में लिख दिया ना हमने, अमाउंट बार बार लिख के क्या करोगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जून 20, सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इनको हटा दूं क्या, यस सर। यस सर। जून 20 हमने गोपाल को 60,000 के लिस्ट प्राइस के गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचे हैं। क्या फॉर कैश लिखा हुआ है, आंसर इज नो। तो मुझे बताओ 60,000 का 10% कितना होगा, 6,000। ट्रेड डिस्काउंट लेस करो कितना बचा, 54,000। ठीक है ना, 54,000 हुआ। एंट्री पास करो, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 54,000। गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 54,000। अच्छा ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। गोपाल टू Yes, सेल्स sir. 54,000। नेक्स्ट एंट्री देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। ये एंट्री तो मैंने कर दी, गोपाल अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट कितना 54,000। अब हमने परचेज किए हैं 20,000 रुपीज के गुड्स 15% ट्रेड डिस्काउंट। 20,000 का 15% 3,000 होगा, तो नेट अमाउंट कितना आया 17,000। बोलो बच्चों। Yes. तो 17,000 से एंट्री पास कर लो, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। परचेज अकाउंट डेबिट कितना 17,000। परचेज किससे किया था रवि से, तो टू रवि 17,000। ठीक है बच्चों, Yes, sir. Yes. आई होप ये समझ में आया होगा इलिस्ट्रेशन। ठीक है ना। Yes, sir. आज इतना ही करते हैं, कल हम आगे पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। अभी आप लोगों को क्लास लीव नहीं करनी है, आप यहीं रहोगे। क्लास लीव कोई भी बच्चा नहीं करेगा, ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। ठीक है ना, क्लास लीव मत करना बच्चों।